हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो जो लास्ट क्लास है उसके अंदर अपन ने जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनसे संबंधित जो है वो कई जानकारी अपन ने प्राप्त की थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होंगे या उनसे संबंधित जो है रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो आज की क्लास में अपन जो टॉपिक लेके आए हैं वो राजस्थान बोर्ड जो है ना, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस में है, जिसको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें दो चीजें तो अपन को पता होती है कि एक तो होता है क्रियाकारक, जिसको आप अभिकारक भी बोलते हैं कभी कभी, या फिर उत्पाद। तो दो चीजें अपने पास होती है, कौन कौन सी? क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं। उसके अलावा उत्प्रेरक जो है ना वो कहां पर होता है, तो उत्प्रेरक किसे कहेंगे, उत्प्रेरक में कौन कौन से गुण होते हैं और उत्प्रेरक के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्प्रेरक जो है वो किसको कहते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि जैसे एक सामान्य अभिक्रिया जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो तीर होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ जो होता है ना, इस तरफ, उसको बोलते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक। ठीक है, और जो पी होता है पी, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। ठीक है, उसके बाद में इस जगह पर जो होता है ना, इस जगह पे कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का स्थान जो होता है ना वो होता है इस तीर के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कहां पे लिखा होता है? जो तीर लगी होती है उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की बताई थी। एक तो सिंगल तीर लग रखी हो, इसका मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई, केवल एक दिशा में होगी। लेकिन अगर दोनों तरफ की तीर लगी हो तो भी उत्प्रेरक तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन उनको अभिक्रियाओं कौन सा बोल देंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोल देंगे। ठीक है, अब बात यह आती है कि उत्प्रेरक काम में क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया जो है ना उसके वेग में परिवर्तन के लिए अपन उत्प्रेरक यहाँ पर काम में लेते हैं। कैसे? देखो, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है डेली लाइफ में जो बहुत कम टाइम पे हो जाती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ जिनमें बहुत धीरे हो रही है उनको बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं, मंद। तो मंद अभिक्रियाओं का वेग पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही जो तीव्र अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रियाएं, उनका वेग पता लगाने के लिए अपन को कुछ समय नहीं बचेगा, इसलिए उनका वेग कैसे पता लगाएं फिर? तो इसलिए करना क्या पड़ता है कि ऐसे पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं जिनसे अपन अभिक्रिया के वेग का निर्धारण आसानी से कर सके। तो उत्प्रेरक का जो मुख्य रूप से उपयोग है ना वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करना। लेकिन वैसे तो मैं आपको गुणों में बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। उत्प्रेरक ना तो अभिक्रिया में भाग लेता है और ना ही उत्प्रेरक में स्वयं में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा जो है वो है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन स्वयं क्या होते हैं? स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है उत्प्रेरक के गुण। अब उत्प्रेरक के गुणों को मैं आपको ओरली बताऊंगा, मौखिक रूप से आप इनको लिखते जाना। ठीक है, पहले नंबर पर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। तो आप इस फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ाता भी है और कम भी करता है। ज्यादातर में अभिक्रिया का वेग बढ़ाया जाएगा। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होंगे जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, उनको अपन आगे चल के बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन से? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखो पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन, लिखते जाना आप, स्वयं के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए, कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसके लिए उत्प्रेरक जो है उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसको आप सेकंड नंबर लगा के लिखिए, सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की अल्प मात्रा पर्याप्त होती है। सभी अभिक्रियाओं के लिए, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की
अल्प मात्रा या कम मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती, कम मात्रा से ही इसका काम चल जाता है। उत्प्रेरक बहुत सारा नहीं मिलाना होता, उत्प्रेरक जो है उसकी मात्रा कम ही चाहिए होती है। तो सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की पर्याप्त मात्रा या अल्प मात्रा ही क्या होती है, पर्याप्त होती है, कम मात्रा की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि उत्प्रेरक कभी भी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। अब ये बताया था केवल वेग में परिवर्तन करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, मतलब शुरू नहीं करते हैं। कोई रिएक्शन पहले शुरू हो रखी है तो उसके वेग में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखना है कि उत्प्रेरक की क्रिया जो है वो विशिष्ट होती है। चौथे नंबर के पॉइंट में आप लिखेंगे उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब होता है, इसी के आगे आप लिख सकते हैं अर्थात एक उत्प्रेरक केवल एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में ही परिवर्तन कर सकता है। चौथे नंबर के पॉइंट में क्या बता रहा हूं मैं, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, इसका मतलब ये हुआ, इसके आगे लिखना है अर्थात एक उत्प्रेरक केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक अभिक्रिया के लिए एक निर्धारित उत्प्रेरक होता है, एक अभिक्रिया के लिए एक निर्धारित या निश्चित उत्प्रेरक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिकतम होती है। पांचवें नंबर के पॉइंट में लिखना है आपको किसी निश्चित ताप पर, या ऐसे सीधे भी लिख सकते हो, निश्चित ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिक होती है। निश्चित ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिक होती है। अगर आपसे ताप का मान पूछे, वैसे पूछेंगे नहीं, हायर लेवल में पूछते हैं, तो 298 केल्विन से 310 केल्विन के बीच में अगर ताप है तो वो उत्प्रेरक के लिए सबसे उपयुक्त ताप माना जाता है। उत्प्रेरक के लिए सबसे उपयुक्त ताप माना जाता है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखना है आपको कि उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। उत्प्रेरक रासायनिक साम्य या रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। सबसे पहले ये समझो कि साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है। साम्य अवस्था का मतलब है कि देखो ये क्रियाकारक है वो किसी बदलेगा उत्पाद में, तो एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें क्रियाकारक है उनकी आधी मात्रा उत्पादों की आधी मात्रा में बदल जाएगी, मतलब 50% क्रियाकारक 50% उत्पाद में बदल चुका होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे कि दोनों की मात्राएं बराबर हो गई हैं, और बराबर मात्रा को बोलते हैं साम्य या साम्य अवस्था, ठीक है। तो उत्प्रेरक रासायनिक साम्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, रासायनिक साम्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, जो कि किधर होती है, दोनों दिशाओं में होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में या उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक अग्र और पश्च, अग्र का मतलब आगे वाली दिशा में, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अग्र अभिक्रिया, और ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी हो गई, पश्च अभिक्रिया। तो उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र और पश्च, अग्र और पश्च, कई बार प्रतीप भी बोल देते हैं इसको, प्रतीप अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अग्र अभिक्रिया में ज्यादा तेज होगा तो प्रतीप अभिक्रिया में कम होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ने क्या देखा कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक में कौन कौन से गुण होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित कहां पर होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको जो वीडियो है वो पूरे देखने होते हैं, जिससे कि आपको जो वीडियो दिया गया है उसके अंदर पूरी जानकारी जो दी गई है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से जल्दी, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।